हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो पेशे से एक समय में टीचर होने के कारण उसकी अकल काफ़ी ज़्यादा तेज थी। उसने 30 से ज़्यादा औरतों की हत्या की। रात में उन औरतों के साथ गंदा काम किया करता था और पूरी प्लानिंग के साथ औरतों का शिकार किया करता था। और अब वो उस ढोंगी की बात मानकर अपनी जान गंवाने वाली थी। जून 2009 में कर्नाटक के हसन बस स्टॉप पर महिला शौचालय के बाहर भीड़ काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी। इस भीड़ का कारण था कि कई घंटों तक शौचालय का दरवाज़ा लॉक था। बार बार खटखटाने के बाद भी कोई भी जवाब नहीं आ रहा था और आखिर दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो दिखा कि चमचमाती साड़ी पहनी हुई एक औरत की लाश थी वहाँ। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 2009 का ये किस्सा यूनिक नहीं था, क्योंकि 2003 से लेकर 2009 के बीच में बहुत से मशहूर बस स्टॉप पर कई अनजान औरतों की लाश पाई गई थी। तो क्या इन औरतों ने सुसाइड किया था या फिर इनकी किसी ने हत्या की थी? तो ये कहानी है उन इंसान की जिसकी वजह से उन औरतों की ऐसी हालत हुई थी। तो ये कहानी है मोहन कुमार की। साइनाइड मोहन। साल 2009 में केरला के बटनवाल तालुका में कम्युनल राइट्स चल रहे थे। अराउंड माउंट ऑफ अनीता नाम की लड़की वहां के बारीमार गांव से गुमशुदा हो गई थी। ये खबर फैलने से ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जिसने पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था। अफवाह ये थी कि अनीता को एक मुस्लिम लड़का भगाकर ले गया था और इस कारण अनीता के गांव से 15 लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को ये धमकी दी कि अगर वो अनीता को ढूंढना चालू ना करे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस जब आसपास के इलाके में छानबीन की तो उन्हें पता चला कि हसन बस स्टॉप पर एक महिला की लाश पाई गई थी। लाश की आइडेंटिटी अनीता से मैच हो गई और अब पुलिस इस घटना की गहराई से जांच करने में लग जाती है। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं। उसके गायब होने से पहले उसने जिससे सबसे ज्यादा बातचीत की थी उसके नंबर को भी आइडेंटिफाई किया गया, जो था मधुकरी में रहने वाली कावेरी का। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि कावेरी भी मार्च में गुमशुदा हो गई थी। कावेरी के सबसे ज्यादा बातचीत करने वालों का नंबर था क्लास गार्ड के पुष्पा की। पुष्पा भी पिछले 1 साल से गुमशुदा थी। इसी तरह एक के बाद एक ऐसी गुमशुदा औरतों की चेन बनती चली गई। इन सब के कॉल्स रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि ये सब नंबर एक टाइम पर मंगलोर के गांव में एक्टिव थे। पुलिस ने उस गांव पर रेड डाली। उस गांव में जाने पर उनमें से एक नंबर थोड़े समय के लिए एक्टिव मिला। ये ट्रेस हुआ। एक जवान लड़के धनुष तक पहुंचते हैं पुलिस और उनसे पूछताछ करते हैं, पर उनसे पूछताछ पर यह बताया जाता है कि ये नंबर उसके चाचा मोहन ने उसे दिया था। शक ये था कि ये कोई रैकेट का लीडर होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक चौंका देने वाले रात से पर्दा उठने वाला था। पुलिस ने मोहन का करंट नंबर पता लगाकर ये जानने की कोशिश की। ये जाना कि वो किसी सुमित्रा नाम की लड़की से लंबे समय से बात कर रहा था। पुलिस सुमित्रा तक पहुंची और उसके साथ मिलकर उन्होंने एक जाल बिछाया। सुमित्रा के साथ मिलकर मोहन का लोकेशन ट्रैक करके उसे मैंगलोर के घर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोहन की चुप्पी तोड़ना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था और मोहन के काले चिट्टे को समझना बहुत ज़्यादा कठिन और मुश्किल था। मोहन कुमार कर्नाटक में 1963 में जन्मा। ये आदमी 1980 से 2003 तक ये एक स्कूल में टीचर का काम करता था। मोहन ने 3 बार शादी भी की थी। उनकी पहली बीवी मैरी उन्हीं की ही स्टूडेंट थी। वो डिवोर्स उसके देने के बाद उसने मंजुला और श्रीदेवी से शादी करी। मोहन हफ्ते में कुछ दिन मंजुला के साथ रहता तो कुछ दिन श्रीदेवी के साथ रहता। मोहन की एक वर्कर 2003 में मंगलोर के पास नेत्रा एक नदी में वहीं पर गिरकर मर गई। उससे पहले वो नदी में मोहन के साथ बात करते हुए देखी गई। मछुआरे ने केस के दौरान ये बयान दिया कि मोहन ने उस औरत को धक्का देकर गिरा दिया था। दूसरी तरफ मोहन का ये कहना था कि वो औरत उससे शादी करने के लिए जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर नदी के किनारे झगड़ा हुआ और इसी बीच उसका पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई और मोहन ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसके पास गवाह होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मोहन जेल में था तो उसकी जान पहचान एक सोनार से हुई थी। उसे
क्योंकि वो जो गहने साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया करता था उसे डिस्पोज किया गया था। इसी कारण 8 गाय और बकरियों की कुछ हत्या हो गई थी क्योंकि उन्होंने गलती से वो सॉल्यूशन कंज्यूम कर लिया था। तो मोहन को हैरानी हुई कि सोनार ऐसे भी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे कुछ ही पलों में किसी की भी जान जा सकती थी। कस्टडी में रहकर मोहन ने ये बताया कि उसने 30 से ज़्यादा औरतों की हत्या की थी। उसने पुलिस को बताया कि वो हर बार तरकीब का इस्तेमाल किया करता था। वो ऐसे लड़की को टारगेट करता था जिसकी एज 30 से 18 साल के होते थे और छोटे गांव में रहती थी। ये ऐसे औरतें थी जिनकी शादी दहेज के लिए पैसे ना होने के कारण नहीं हो पा रहे थे। मोहन ऐसी औरतों से मिलता और रिस्पॉन्स मिलने के बाद शादी की बात करता। वो अपने आप को अलग अलग नामों से इंट्रो करवाता और अपने आप को सरकारी ऑफिसर बताता। इसके बाद उसके ऊपर कोई भी औरत सवाल नहीं उठाती। पेशे से एक समय में मोहन एक टीचर होने के कारण उसकी अकल बहुत ज़्यादा तेज थी और वो कड़ी प्लानिंग करता और उन लड़कियों के कास्ट का भी इंफॉर्मेशन रखता था और अपने आप को उसी कास्ट का बताता था, जिससे वो लड़की राजी हो जाती थी और उन लड़कियों से कुछ दिनों तक बात करता और कहता कि चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं, और उन लड़कियों को इस तरह से मना कर रखता था कि वो मान भी जाती थी। जो नहीं मानती थी उन्हें ये कहता है कि शादी के बाद तुम्हारे परिवार को भी मनाना आसान हो जाएगा। ये सोचकर वो हाँ में हाँ मिला देती थी। मोहन उनसे कुछ गहने और पैसे लाने के लिए बोलता, ये कहकर कि शादी करने और घर बसाने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उनको शाम को मिलता था और रात बिताने के लिए किसी लॉज में ले जाता था और रात भर उनके साथ अय्याशी करता। फिर उन्हें कहता कि सुबह का मुहूर्त बहुत शुभ है तो हम कल सुबह शादी कर लेंगे। तो जब वो शादी के लिए तैयार होती तो उन्हें गहने पहनने के लिए वह मना कर देता और कहता कि बाहर चोरी का डर होगा, और वो सामान को लॉज में ही छोड़ देते हैं और बस स्टॉप पर ले जाता है, ये कहकर कि यहाँ से मंदिर थोड़ी दूर है इसलिए हम बस ले लेंगे। इसके बाद वो अपने सबसे बड़े और खतरनाक प्लान को अंजाम देता था और उन्हें एक टैबलेट देता था। उसे वो गर्भरोधक बताता था और कहता इसे लेने के बाद उल्टी भी आ सकती है, तो बस स्टैंड के पास में टॉयलेट में इसे लेकर जाना ठीक होगा। और वो चले जाती और वह उस ढोंगी की बात को मानकर अपनी जान गंवा देती थी। और मोहन वहाँ पर कुछ समय तक रुकता और वापस लौटकर फिर आ जाता है। वहाँ वह वही लॉज वापस जाता और गहने और पैसे लेकर अगले शिकार की प्लानिंग करने के लिए निकल जाता था। अपने साथ टारगेट किए गए मोबाइल से अगले शिकार को फंसाने का उपयोग वह किया करता था। जब भी उन औरतों की बॉडी पाई जाती तो इसे सुसाइड का केस मानकर आगे कोई भी सबूत ना मिलने के कारण पुलिस भी इस केस को बंद कर देती, और दूसरी तरफ उनके घरवाले बदनामी के डर से उनकी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते और ये उम्मीद में जीते हैं कि उनकी बेटी एक ना एक दिन वापस आ ही जाएगी। और ऐसे ही कस्टडी के दौरान 20 केसेस ओपन हुए जिनके पीछे मोहन का ही हाथ था, और उसने बिना लॉयर के अपना केस लड़ा और उसके बयान हर वक्त बदलते रहे थे और कहता कि उसने उन लड़कियों को नहीं मारा, उन्होंने तो सुसाइड किया है, मैंने उनसे शादी के लिए इनकार किया था, इस वजह से वो, और पुलिस की सबूत और विटनेस को कोर्ट पर रखने से मोहन को सज़ा सुनाया गया। मोहन को कुछ केस में फांसी और कुछ केस में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। उसके बाद भी मोहन ने कुछ अपने खिलाफ एविडेंस रखे तो कुछ केस से आज़ादी भी मिल गई और आगे का केस अभी भी चल रहा है और वो हर रोज़ लॉ की किताबें पढ़कर अपनी सज़ा कम करवा रहा है। और साइनाइड खरीदकर 20 औरतों की जीवन से वह खिलवाड़ किया था। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।